ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा। एएसआई इसको कंट्रोल करेगा और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एएसआई में, हो सकता है कि शरारत करे वहां पर। तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिलखिस बानो को बिलाकर मिल सके, मगर वो कह दिया कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहां पर यह कानून बना दिया। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर दे। अपनी लड़ाई को जारी रखना यहां पर जमा है। मैं लिख के दे रहा हूं वजीर आजम, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहां पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं मरकजी हुकूमत और वजीर आजम के इस फैसले के कि आज उन्होंने हमको एहतजाज करने का भी मौका नहीं दिया और सिर्फ 100 लोगों को 100 लोग के साथ ये कहा कि परमिशन दिया गया कि हम यहाँ पर एहतजाज करें। ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ में कोई जलसा करना चाहता तो बीजेपी 10,000 लोगों का परमिशन देती। दूसरी बात यह है कि हमको बड़ी मायूसी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाजत थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुजूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाए तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा और सवाल ये उठेगा कि क्या आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहकीकात करेगा और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद है, जिसमें एक मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी साहब है। तो आप लिख कर रख लीजिए कि उन 123 प्रॉपर्टीज पर भी भारत के वजीर आजम की नजर है कि कैसा उसको हासिल किया जाए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। तीसरी बात यह है कि आसार खदीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी उठाकर पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वक्फ की हैं आसार खदीमा के मातहत है, उनका कब्जा है। ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया तो उसका होगा ये कि जहां ये जायदाद वक्फ थी अब ये वक्फ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहां पर कि आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत फुला है, ऐसी है। लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहां जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में वक्फ आप अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वक्फ नहीं कर सकते। ये बताइए कैसा होगा ये? अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है तो जायदाद अगर उसकी है और वक्फ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है? वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना चाहता है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिलखिस बानो को बिलाकर
मिल सके, मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहां पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ औल औलाद भी नहीं होगा। और वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज्यादा है, अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है, और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी, और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए यह कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाजात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हो तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहां पर जमा है, मैं लिख के दे रहा हूं वजीर आजम, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहां पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। सलाम वालेकुम।